हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैंने कल कुछ होमवर्क भी दिया था, वो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, आंसर मिला लीजिएगा। और आज नया क्वेश्चन से डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है, 4 दोस्त हैं, ठीक है। उसके पास अमाउंट इस तरह से है कि जो ए है उसके पास 120% है किसका, बी का। तो इस लाइन से क्या मतलब समझ गए हैं कि 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 120/100, तो 0 से 0 ऊपर 6/5, ये तो निकाल लोगे, ईजी है, 6/5 होगा। तो इस लाइन से एज टू बी का रेशियो पता चल जाएगा। कैसे, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में। मतलब बी को क्या एज्यूम कर लो, बेस, बी जो बेस है उसको क्या, ए किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में। तो बी कितना हो गया, 5। तो बी अगर 5 हो गया तो ए कितना होगा, 120%। तो मतलब 5 का 120% 6, मतलब ए कितना हो गया, 6। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया, मतलब एज टू बी का रेशियो पता चल गया कितना, 6:5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड बी हैज़ 20% मोर देन सी। तो इस लाइन से 20% का मतलब 1/5, और बी किसका 20% ज़्यादा है, सी का। तो सी को एज्यूम क्या कर लो, 5, क्योंकि बेस क्या है, बी का, सी। तो 5 एज्यूम कर लो सी को। तो सी अगर 5 है तो बी कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, मतलब बी कितना हो गया, 6। तो बी टू सी का भी रेशियो पता चल गया फिर से, क्या कितना, 6:5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला मूव करते हैं। सी हैज़ 1/4 टाइम्स मोर देन डी। ये क्या है, डी है। तो ये तो फ्रैक्शन में दिया ही हुआ है। तो डी को क्या एज्यूम करोगे, बेस डी है तो उसको एज्यूम कर लो 4। तो सी जो है 1/4 ज़्यादा है किससे, डी से। तो डी अगर 4 है तो सी कितना हो गया, 5। तो सी ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, तो डी कितना हो गया, 4। तो सी टू डी का रेशियो कितना आ गया, 5:4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रेशियो है 5:4, सी टू डी का रेशियो। कैसे, डी को मैंने एज्यूम किया 4, तो सी जो है 1/4 टाइम ज़्यादा है किससे, डी से। तो डी अगर 4 है तो सी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना, 5। तो सारा का रेशियो पता चल गया। क्या अब रेशियो को सॉल्व करना आता है ना, कल भी बताया था। और अगर आप लोग रेशियो पढ़ें तो और भी अच्छी बात है। तो ये तो हटा ही दो, ये हमको रेशियो सारा का पता चल गया। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे, बी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिखा हुआ है वो वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बी के करस्पॉन्डिंग रेशियो कितना, 5 है। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछे रेशियो में तो क्या बोलते हैं, 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट का मेरे को वैल्यू अगर पता चल गया तो मैं मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दूंगा। लेकिन अभी क्या बोल सकते हो जनरल में कि बी के करस्पॉन्डिंग 5 रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो में, और बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 6। तो कैसे पॉसिबल है, दोनों बी है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दिख रहा है वो भी तो सेम होना चाहिए। वो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो क्या करेंगे, दोनों को सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाए, इसका एलसीएम क्रिएट कर दो दोनों जगह बी के पास। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना, 30। तो दोनों जगह बी को क्या बना दो, 30 बना दो। तो इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो दोनों को। अगर इस लाइन में बी को कर रहे हो तो इस लाइन में एक को भी करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। इस लाइन में 6 है तो इसको 30 बनाने के लिए सबको क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले लाइन से ए जब मल्टीप्लाई करके 36 आएगा, बी कितना आएगा, 30 आएगा। नीचे वाले लाइन से तो बी तो उतना ही रहेगा 30, सी कितना आएगा, 5 × 5, और डी कितना आ जाएगा, 20। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए प्लस सी व्हाट परसेंट ऑफ बी प्लस डी। तो इसको क्या लिखेंगे, व्हाट परसेंट किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, इंटू 100। तो ए प्लस सी का वैल्यू पता है क्या, रेशियो में कितना है, रेशियो में पता है ना। एग्जैक्ट वैल्यू हमको यहाँ निकालने का जरूरत ही नहीं है। बोलो क्यों, एग्जैक्ट वैल्यू ए का कितना होगा, 36 इंटू सम कॉन्स्टेंट के। बी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 30 इंटू के। और सी का क्या होगा, 25 इंटू के सम कॉन्स्टेंट। डी का क्या होगा, 20 इंटू के। लेकिन यहाँ पे के नहीं भी पता है तो हम काम चला लेंगे डायरेक्ट ये वैल्यू रख के। कैसे, क्योंकि अपॉन में है तो के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा जब ऐड करेंगे। तो समझ में आ रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही रख लो। ए प्लस सी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या, 36 और प्लस 25 कितना, 36 प्लस 25 कितना होगा, 61। और बी प्लस डी 30 प्लस 20 50। अगर तुम के रखने जाते तो के से के कट जाएगा, तो यहाँ पे के का यूज ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रेशियो वाला वैल्यू ही डायरेक्ट रख देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का यहाँ पे जरूरत नहीं है कांस्टेंट के का। समझ में आ रहा है, इनटू क्या कर दो 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो इसका वैल्यू निकाल लोगे कैसे, आप इस तरह से देखो। परसेंटेज निकालने का एक और तरीका है, 61/50 आया था क्या, 61/50 आएगा ना, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। तो इंटू 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए। तो परसेंटेज इस तरह से भी तो निकल सकता है कि 50 के करस्पॉन्डिंग 61 है। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, 100 के रिस्पेक्ट में निकलता है। मतलब कोई चीज़ हम 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो कैसे, 50 के करस्पॉन्डिंग 61 है तो 100 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या फ्रैक्शन चेंज होगा, नहीं ना। तो इसको अगर 100 बनाएंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 122।
तो 50 के करस्पॉन्डिंग 61 है, तो 100 के करस्पॉन्डिंग 122 जो आ रहा है वही तो परसेंटेज होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 के रिस्पेक्ट में जितना होता है वही तो परसेंटेज होता है। तो या तो आप इसको सॉल्व करो 61 100/50 को, तो भी आंसर यही आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, इसी को सॉल्व कर लो। कैसे? 61/50 आया था a+c/b+d, तो 50 के करस्पॉन्डिंग 61 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 100 के करस्पॉन्डिंग जो 100 के रिस्पेक्ट में जो चीज़ निकलता है वही तो परसेंटेज होता है। तो 100 के रिस्पेक्ट में कितना निकल जाएगा? 122। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं तो इसको सॉल्व कर लो, बतवा इज द सेम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आंसर कितना आएगा? 122% इसका। क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन अगर रेशियो के साथ खेलना आ गया आपको तो बहुत मज़ा आएगा। ये लाइन मैं फिर से बता देता हूँ, या तो आप डायरेक्ट a+c/b+d इंटू 100 करके निकालो तो आंसर आएगा, नहीं तो हम इंटू 100 नहीं किए, डायरेक्ट क्या किए, a+c/b+d कितना आया? 61/50। तो 50 के करस्पॉन्डिंग 61 है, तो कोई भी परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज ही तो निकलवा रहा है, a+c कितना परसेंट है b+d का, तो कोई भी चीज़ 100 के रिस्पेक्ट में जितना होता है वही तो परसेंटेज होता है। तो 50 के करस्पॉन्डिंग 61 है, तो इसको 100 बना लो डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर से करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो 100 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 122। तो जो चीज़ 100 के रिस्पेक्ट में जितना होता है वही तो परसेंटेज होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 122। नहीं तो इसको सॉल्व कर लो, ये भी आंसर सेम ही आएगा। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, फिर मज़ा आएगा सॉल्व करने में। बस रेशियो निकालना है, फ्रैक्शन पहले निकाल लो, फिर सब चीज़ का रेशियो पता चल जाएगा जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 20% of a equals to b then b% if 20% of a जो है वो b के बराबर है, then b% of 20 जो है वो है किसके बराबर आएगा? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये CGL मेंस 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, वो बातें क्या क्या है पहले ये देख लो, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कुछ जान लो, क्योंकि मैं परसेंटेज चैप्टर शुरू से पढ़ाया नहीं हूँ, थ्योरी सब, बट फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब ज़्यादा आप लोग माइंड में क्लियर रहेगा आपको बातें। ठीक है, जैसे मान लो कोई दिया हुआ है x% ऑफ y जो है वो मान लो, और y% ऑफ x दिया हुआ है मान लो, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो क्या? x% ऑफ y का वैल्यू कितना होगा सॉल्व करके? x इंटू वाई बटा 100, यही निकालते हो ना। कैसे? x% का मतलब अपॉन 100, मतलब x बटा 100, ऑफ का मतलब इंटू, और इंटू y, यही आएगा ना, x/100। बिल्कुल, इसका वैल्यू जरा निकालो, y% ऑफ x का, ये कितना आएगा? y इंटू एक्स बटा 100। क्या वैल्यू चेंज है क्या? बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लिकेशन या तो x इंटू वाई करो, 2 इंटू 3 करो, या 3 इंटू 2 करो, बतवा इज द सेम। तो ये दोनों वैल्यू सेम है ना, जब x% ऑफ y निकाल रहे हो तो भी यही वैल्यू आ रहा है, और y% ऑफ x निकाल रहे हो तभी तो भी यही वैल्यू आ रहा है। मतलब यहाँ से एक चीज़ हमेशा माइंड में याद रखना कि अगर x% ऑफ y निकाल रहे हो और वो y% ऑफ x के बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत जगह यूज हो सकता है। x% ऑफ y जो है वो किसके बराबर होता है? y% ऑफ x के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्यों यार, ऐसा क्यों? मतलब एक क्वेश्चन अराइज होता है ना कि ऐसा क्यों, तो एक नंबर से एग्जांपल ले लेते हैं। 10% ऑफ मान लो 200 है, वो किसके बराबर होगा? 200% ऑफ 10 के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि परसेंटेज जो होता है वो नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन होता है। बस मल्टीप्लिकेशन में ये फ़र्क होता है कि परसेंटेज के जो ये सिंबल है उसके जगह अपॉन 100 आ जाता है, नहीं तो बाकी तो मल्टीप्लिकेशन ही है परसेंटेज। x% ऑफ y क्या है? x इंटू वाई बटा 100, तो बस यही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही तो करते हैं x इंटू वाई बटा 100। तो इसी कारण से मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, नथिंग, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। या तो आप ये दोनों इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 10 इंटू 200 बटा 100 एक आ जाता है परसेंटेज की जगह, नहीं तो इसको सॉल्व करो तो भी इतना ही आएगा, 200 इंटू 10 बटा 100। मतलब 10 इंटू 200 करो या 200 इंटू 10 करो, बतवा इज द सेम ही है ना भाई। तो मतलब नंबर से भी मैं एग्जांपल ले लिया कि अगर इसको x मानोगे, इसको y मान लो, तो इसको y हो गया, ये x हो गया। मतलब x% ऑफ y जो होता है वो y% ऑफ x के बराबर होता है ना। प्रूफ कर दिया ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
समझ में आ रहा है? आगे मूव करें। एक और पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। x% ऑफ, मान लो कि y जो है वो किसके बराबर होता है, अभी बताया xy/100 के बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं किसी भी एलिमेंट a से, a क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x को, तो x% हो गया ऑफ, और y के जगह इसी एलिमेंट से y को मैं डिवाइड कर रहा हूँ a से, तो भी क्या आंसर आएगा, xy/100 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यार मैं बार बार कर रहा हूँ, परसेंटेज इज नथिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन, बस इस मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाता है कि परसेंटेज की जगह अपॉन 100 आ जाता है, नहीं तो बाकी तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब इस एलिमेंट से जब x को तो मल्टीप्लाई किए और इसी एलिमेंट को y के नीचे जब डिवाइड कर दिए, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो a से a कट जाएगा ना, तो आंसर तो भी आएगा, xy/100 ही आएगा, मतलब सेम ही है। मतलब इस पॉइंट से आप ये याद रखिएगा कि अगर x% ऑफ y जो है वो किसके बराबर होता है, मान लो कि किसी भी कांस्टेंट यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दिया या यहाँ से या इसी कांस्टेंट से इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। जितना x% ऑफ y आता है उतना ही अगर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन में, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये भी चीज़, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसका क्या यूजफुल टूल है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये आपका इक्वेशन बन गया, बताओ ये तो डेसिमल में है, डेसिमल में देखते ही नंबर हम लोग को थोड़ा सा शौक लगता है कि अब डेसिमल को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको एक यूजफुल टूल बताया हूँ कि x% ऑफ जो y होता है वो किसके बराबर होता है। मान लो कि इसको मैं कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दिया, x% हो गया, और इसी को इसी कांस्टेंट से इसमें डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इसका मतलब, या इसको ये भी बोल सकते हो, मान लो यहाँ पे मैं क्या किया, मान लो कि मैं यहाँ पे क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर से कांस्टेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। या मैं इसी चीज़ को ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं इसका 10 जो है छीन के इसको दे दिया, बटवा इज द सेम। या मैं बोल रहा हूँ कि 200% ऑफ 15.5 में या तो तुम दोनों ये इस चीज़ में 10, कोई भी कांस्टेंट 10 मान लो कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें 10 डिवाइड कर रहा हूँ, तो आंसर में फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। या तो मैं ये भी बोल सकता था ना कि 200 में जो 10 छुपा हुआ है, 20 × 10 होता है 200, तो 10 मैं इसमें से इसको दे दिया, तो भी तो बात सेम ही है ना। इसका मतलब जब मैं 10 इसमें से इसको दे दिया तो ये क्या बन गया, 20% ऑफ 15.5 में जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, बोलो 155। क्यों, बटा 10 × 10 तो कट गया ना यार। समझ में आ रहा है बात? तो देखो, पहले क्या सॉल्व करना था, 200% ऑफ 15.5, अब क्या सॉल्व करना है, 20% ऑफ 155। तो ये इजी है कि वो इजी था, डेसिमल वाला ये इजी है ना। अब इसमें और भी कुछ मतलब क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने आता है कैसे, अभी तो ये इजी है, 200/155। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? कितना आ गया आंसर, 31। तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी था कि इसको, मतलब आप इक्वेशन को मतलब चेंज करना आपको आना भी चाहिए कि कौन सा किस सहूलियत होगा हमको कैसे सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बताया कि x% ऑफ जो y होता है वो किसके बराबर होता है, जब किसी भी चीज़ कांस्टेंट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके नीचे y के नीचे या x के नीचे डिवाइड कर दो या y को मल्टीप्लाई कर दो, बात इज द सेम, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है आखिरकार, लेकिन सेम कांस्टेंट से, अलग अलग कांस्टेंट से नहीं। या आप इसको ये भी बोल सकते थे यहाँ पे कि मैं इसका 200 के अंदर जो 10 छुपा हुआ है इसको मैं उठाकर इसमें इसको दे दिया, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी तो बात सेम ही है ना। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो, समझ में आ रहा है? या तो तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 कांस्टेंट से, और इसको मैं 10 से डिवाइड कर दिया, तो सेम ही आएगा, 20 ही बचेगा इधर। तो सेम बात है, लेकिन आपको ये सब चीज़ करना आना चाहिए जिससे आपको इक्वेशन सॉल्व करने में ईजी हो। समझ में आ रहा है? एक और पॉइंट देखता हूँ, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट क्या था कि x% ऑफ जो y जो होता है वो किसके बराबर होता है, y% ऑफ x के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि किसी भी परसेंटेज के इक्वेशन में या तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, मतलब x के जगह अगर मल्टीप्लाई कर दिया कोई भी कांस्टेंट से और y के नीचे उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है।
थर्ड पॉइंट है कि परसेंटेज में बेस का क्या काम है। बेस का मतलब समझते हो क्या, जैसे a% ऑफ x की बात कर रहा हूँ तो इसमें बेस क्या है, a% का बेस क्या है, x है। कि a% किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि a% कितना होगा, मतलब ये बेस का काम कर रहा है a% का। तो इसका देखिए इसी पे एक पॉइंट है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ a% ऑफ x को अगर ये सॉल्व करना आ गया तुमको, के पर कोई भी नंबर दिया हुआ यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, लेकिन मैं वेरिएबल में अभी बता रहा हूँ आपको, a% ऑफ x प्लस b% ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, इसके नीचे क्या होगा x, इसका वैल्यू क्या होगा x/100, समझ में आ रहा है, a इंटू x/100, इसका वैल्यू क्या होगा b इंटू x/100। अब क्या करो, 100 कॉमन निकल जाएगा, बोलो, तो ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी इंटू एक्स, कैसे x भी कॉमन आ गया तो a प्लस बी आ गया, तो ये क्या है a प्लस बी इंटू एक्स बटा 100, मतलब कि ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी % ऑफ x, तो भी तो यही चीज़ आएगा ना यार। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स बटा 100। मतलब आप चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, पहले इक्वेशन ये वाला चीज़ सॉल्व करना था, मेरे को आखिर ये बन गया, कैसे बन गया, a% ऑफ x प्लस b% ऑफ अगर x है, मतलब दोनों जगह बेस क्या है, सेम है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर दो इक्वेशन ऐसा सॉल्व करना है और दिख गया कि इसका जो परसेंट निकालना है जिस बेस पे, इसका ये भी कोई दूसरा परसेंट निकालना है उसी बेस पे, मतलब बेस यहाँ पे क्या है, सेम है। यहाँ भी इस परसेंट के लिए भी बेस x का काम कर रहा है और a% के लिए भी बेस x का काम कर रहा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले क्या कर देना कि परसेंटेज को डायरेक्टली सम कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब a प्लस बी कर देना। और अब क्या निकालना है, a प्लस b% ऑफ x निकालना होगा, मतलब अब ये चीज़ निकालना है आपको, a प्लस b% ऑफ x, मतलब इसको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो परसेंटेज को, जब x जो है वो बेस जो है वो सेम है, तभी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली ये दोनों परसेंटेज को, समझ में आ रहा है। और ये बेस क्या है, सेम होना चाहिए दोनों जगह, x यहाँ भी बेस है यहाँ भी बेस है। इसका यूज क्या होता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक, तब समझ में आएगा कि इसका कितना बेहतरीन यूज है। जब इक्वेशन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है तो ये कारगर होता है ये चीज़, ये पॉइंट। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई भी ले लो डेसिमल वाला, मान लो 12.5% मैंने लिया, इसका बेस मान लो कि इस परसेंट का बेस मैंने माना 20, प्लस इसको भी मैंने कुछ कर लिया, कितना माना हो इसका बेस, मान लो कि कुछ भी डेसिमल ले लो 2.5%, इसका भी लेकिन बेस BC रखा मैंने। इस परसेंट का भी बेस क्या है, BC है, और इस परसेंट का भी बेस क्या है, दोनों जगह बेस सेम है क्या, तो मैं क्या कहा कि डायरेक्टली आप इस परसेंट को ऐड कर सकते हो। तो 12.5 और 2.5 कितना होगा, 15% ऑफ 20। अब ये चीज़ निकालना है आपको फाइनली, अब ये स्टेप पे आ गए तुम, तो ये तो इजी है यार निकालना। कैसे, या तो 15% ऑफ 20 निकालो, नहीं तो 20% ऑफ 15 निकालो, बट इज द सेम। अभी मैंने बताया x% ऑफ y निकालो, नहीं तो y% ऑफ x निकालो, बात इज द सेम। तो इसको वैल्यू अभी इसका तो निकाल ही सकते हो ना, 20/100 गुने 15, तो 20 25 20 25 100 5, इसका आंसर क्या आएगा 3। अब इसको तुम सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो कितना टाइम लगेगा, 12.5% ऑफ 20 पहले अलग निकालोगे तुम लोग, फिर ऐड करोगे इसमें कितना 2.5% ऑफ 20, बाप रे बाप, पहले ही डेसिमल है, उसको अलग अलग सॉल्व करो। और अगर ये कॉन्सेप्ट पता था आपको तो कितना जल्दी निकल गया कि अगर बेस दोनों जगह सेम है, इसका भी बेस 12.5% का 20 है, और इसमें जो ऐड हो रहा है इसका भी जो परसेंट है अलग जो निकालना है, इसका भी बेस 20 है, तो डायरेक्टली पहले परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं, मतलब 12.5% और 2.5% को ऐड करके 15% लिख सकते हो, किसके बेस पे, ऑफ 20। अब इसको सॉल्व करना ईजी है कि ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करना ईजी है, पहले ये बताओ। तो 3 आज मैं आपको कॉन्सेप्ट याद करवाया हूँ, तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं पढ़ाया हूँ परसेंटेज का, इसलिए मेरे को अलग से बताना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मदद मिलेगी। पहला मैंने क्या बताया कि x% ऑफ जो y होता है वो किसके बराबर होता है, y% ऑफ x के बराबर होता है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि अगर x% ऑफ y के में अगर किसी भी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई किया और नीचे उसी से डिवाइड कर दिया तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने सहूलियत और कैलकुलेशन के हिसाब से ये चीज़ कर सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल भी दिखाया था। थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने कि अगर x% ऑफ a प्लस y% ऑफ a है, दोनों जगह बेस देखो a है, तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस परसेंटेज को ऐड कर सकते हो, मतलब x प्लस y% ऑफ अब क्या निकालना है, a निकालना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मैं क्वेश्चन रहने दिया था। ये क्वेश्चन क्या है, इफ 20% ऑफ a इक्वल्स टू b है देन b% ऑफ 20 इज सेम एज।
पहले बताओ 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी को सॉल्व कर लोगे क्या? कैसे सॉल्व करोगे बोलो भाई? 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, 20% ऑफ ए क्या दिया हुआ है? बी है, तो 20/100 इंटू ए होगा। बोलो, ये तो ईजी है ना यार। किसके बराबर आएगा? 2a/10 इक्वल्स टू बी, मतलब इसको 5 से और काट दो तो a इक्वल्स टू क्या आ गया? b इंटू 5, मतलब b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? a/5। समझ में आ गया? ये तो इजी था। अब क्या निकालना क्या है? b% ऑफ 20 निकालना है तुमको, तो यहाँ से b का वैल्यू यहाँ पे रखते क्या b% के जगह पे, तो b का वैल्यू क्या आ गया? a/5% ऑफ 20। कोई क्वेश्चन में ये ऑप्शन है क्या? ज़रा देखना। अब तो तुम बोलोगी तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए मैं आपको ये पहला थ्योरी वाला पॉइंट याद करवाया था कि x% ऑफ y जो होता है वो y% ऑफ x के बराबर होता है। तो ये तो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है कोई भी ऑप्शन में, तो हम क्या बोले? अगर ये x है, ये y है, x% ऑफ y किसके बराबर होता है? 20% ऑफ 20% ऑफ ay5 भी तो इसको लिख सकते हैं ये चीज़ को। बोलो भाई, अब ऑप्शन में मिल रहा है, देखो 20% ऑफ ay5 आ गया। ये चीज़ अगर हम डायरेक्ट आपको लिख के बताए थे तो क्या समझ में आता? अगर आपको ये थ्योरी पहले से नहीं पता था तो, कि x% ऑफ जो y होता है वो y% ऑफ x के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कितना इजी क्वेश्चन आया था देख लो, CGL मेंस 2018 या 17 में आया था। ठीक है, अब मैं होमवर्क पे आ जाता हूँ, जो मैं होमवर्क दिया था, और आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था ये था तीनों क्वेश्चन। इफ़ एज 8.33%, ये शायद ए जो है मिसप्रिंट हो गया था, ये लिखना आप लोग, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। एज 8.33% लेस है किससे? a+b से। तो इसका बेस क्या है? 8.33% बताओ पहले क्या होता है फ्रैक्शन में? ये तो याद हो गया होगा अब तक यार, इतना बार यूज करवा रहा हूँ। 1/12, तो a+b, इसका बेस क्या है? a का बेस क्या है? a+b, तो a+b को क्या एज्यूम कर लो? 12, डिनोमिनेटर वाला नंबर। तो a जो है 8.33% कम है ना किससे? a+b से, मतलब 12 का 8.33% 1 होता है, मतलब a जो है 1 कम है 12 से, मतलब a कितना आ गया? 11। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड b+c 16.66% है किससे? मोर है c से। 16.66% का वैल्यू कितना होता है? 1/6 फ्रैक्शन में। b+c जो है 16.66% मोर है किससे? c से। तो इसका बेस क्या है? b+c का c है, तो c को क्या एज्यूम कर लो? 6 एज्यूम कर लो। तो b+c 16.66% कम है ना, मतलब b+c 1 कम है 6 से, मतलब b+c 5 आ गया। यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा, जब c का वैल्यू 6 रखोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो भाई, c का वैल्यू कितना आ जाएगा? यही है ना, b+c इज 16.66% मोर देन c। ओके, तो c अगर 6 है तो b+c कितना आ गया? 5 आ गया। और जब c को यहाँ से a+b कितना? 12, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया रखोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी a का वैल्यू, b का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 आ जाएगा। जब a का वैल्यू 11 रखोगे तो b का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ से देखो b+c जो है 16.66% ज़्यादा है कि, सॉरी ज़्यादा है ना, ओ माय गॉड, 6 से 7 हो गया ना यार। ये b+c 16.66% मोर देन c है, तो c को अगर तुम 6 मान रहे हो तो b+c 16.66% ज़्यादा है ना, मैंने कम कर दिया था। तो 6 का 16.66% 1 होता है, मतलब b+c 6 से 1 ज़्यादा, मतलब 7 हो गया। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया? जब 6 रखोगे c को तो b का वैल्यू यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब यहाँ सेम करने का ज़रूरत है क्या b का? बिल्कुल नहीं, सेम तो दिख ही रहा है कि यहाँ भी b 1 है, यहाँ भी b 1 है। तो डायरेक्ट सब रेशियो पता, नंबर पता चल गया। a कितना आ गया? 11, b कितना आ गया? 1, और c कितना आ गया? कितना आ गया? 6। h/b/c का रेशियो पूछ रहा था, तो a कितना है? 11, b कितना है? 1, और c कितना है? 6। आंसर मिला लेना, 11:1:6। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ़ a इज 8.33% लेस देन b है, बताओ 8.33% कितना होता है? अभी बताया 1/12। तो यहाँ पे बेस क्या है? a का बेस क्या है? b है, तो b को क्या एज्यूम कर लो? 12 एज्यूम कर लो। तो a कितना निकल जाएगा? 8.33% कम है, मतलब a जो है 1 कम है, मतलब 11। कोई दिक्कत? b जो है 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, तो b जो है वो 16.66% लेस है किससे? c से। तो b का बेस क्या? c, तो c को क्या एज्यूम कर लो? 6। तो b कितना है? 16.66% कम है, मतलब 1 कम है, तो b कितना हो गया? 5।
एक बात बताओ, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, b का वैल्यू सेम दिख रहा है क्या? नहीं ना, होना चाहिए ना फ्रैक्शन में, क्योंकि दोनों जगह b है तो b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी तो सेम दिखना चाहिए। तो 5 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो दोनों जगह b को क्या बना लो? 60। यहाँ पे 60 बनाने के लिए दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस जगह पे क्या आ गया? a कितना आ गया? 55 और b कितना आ गया? 60 और यहाँ से c कितना आ गया? 12 छक 72। तो क्या पूछ रहा था? रेशियो A/C का रेशियो पूछ रहा था। तो a कितना निकल के आ गया? 55 और c कितना निकल के आ गया? 72। आंसर 55:72। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था। इफ़ a इज 14.28% ऑफ b, बताओ 14.28% कितना होता है? 14.28% कितना होता है भाई? याद होगा तो बनेगा भाई, नहीं तो नहीं। फिर आप लोग परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन ही निकालते रह जाओगे कुछ टाइम तक। अगर जिस चीज़ में आप कैलकुलेशन से बच सकते हो उतना तो कम से कम याद करके रखो। मजबूरी में जब करना पड़ गया तब तो वो करना ही पड़ गया, नहीं तो 100 करके डिवाइड करके निकालते रहो फ्रैक्शन। 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/7। तो ए जो है 14.28% है किसका? बी का। तो किसके बेस में बात कर रहा है? बी के बेस में। तो बी को एज्यूम करोगे 7, तो ए कितना होगा? 14.28% है, मतलब 7 का 14.28% 1 होता है। तो ए और बी का निकल गया। एंड बी इज 45.45%। एक बात बताओ, 45.45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? ये याद है? पहले ये बताओ। 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/11। 9.09 का ये 5 टाइम्स दिख रहा है, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आएगा, तो मतलब 5 गुना है, तो यहाँ भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो 5/11 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो बी जो है 45.45% है किसका? सी का। तो बी का बेस क्या है? सी है, तो सी को एज्यूम क्या कर लो? 11। तो बी कितना हो जाएगा? 45.45% है, मतलब 11 का 45.45% कितना? 5। तो बी कितना हो गया? 5। एक बात बताओ, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, क्या बी का वैल्यू सेम दिख रहा है आपको? नहीं ना, सेम बनाना पड़ेगा ना। तो इसका एलसीएम कितना? 7 और 5 का 35। तो यहाँ भी 35 बनाओ बी को, तो यहाँ से 5 दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 बन जाएगा बी। और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बी को 35 बनाने के लिए दोनों जगह 7 से, नहीं तो रेशियो अगर दोनों जगह नहीं करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। कितना बार बता चुका हूँ। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ गया? 35। ए का वैल्यू कितना आ गया? 5। यहाँ से सी का वैल्यू कितना आ गया? 77। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी? तो इसको कैसे लिखना आता है? ए किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? सी। तो सी कहाँ का डिनोमिनेटर? A/C इंटू 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो ए का वैल्यू कितना? 5। सी का वैल्यू 77 × 100। अब ये चीज़ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई तो शॉर्टकट नहीं है ना, कुछ ऐसा चीज़ हमको याद नहीं है जिससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर, नहीं ना। तो ये इजी भी डिवाइड है, 500 को 77 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा ये इतना % आंसर। तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तीनों क्वेश्चन में होमवर्क वाला भी डिस्कस कर दिया, और आज 2 क्वेश्चन जो लाया था वो भी डिस्कस कर दिया। तो आप लोग मेरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, और जो आप लोग अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी करते रहा करिए, जिससे आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना मज़ा आएगा। और मैं टारगेट किया हूँ कि परसेंटेज का एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करके अगला चैप्टर पर मूव कर जाऊँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।